हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज जो है हम लोग एकदम नया टॉपिक लेके आए हैं, नया लेक्चर सीरीज का टॉपिक, दैट इज डिज़ाइन एंड डिटेलिंग ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर्स। इट्स सब्जेक्ट कोड इज CIV 404 और ये फोर्थ सेमेस्टर में आप लोग को पढ़ना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डिज़ाइन का है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम स्टूडेंट का बैक इसी सब्जेक्ट में लगता है, तो इसीलिए हम सोचे कि ये सब्जेक्ट जितना इजी हो सके उतना स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल कराएं। ठीक है, तो डिज़ाइन एंड डिटेलिंग ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे आरसीसी क्या होता है, उसके बाद आरसीसी स्ट्रक्चर्स कैसे डिज़ाइन किया जाता है और उसके डिटेलिंग्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे ये थ्रू आउट पूरा सब्जेक्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि पहला वीक का आपका सिलेबस क्या है। तो पहला वीक के सिलेबस में आप लोगों को पढ़ना है इंट्रोडक्शन। ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग होगा, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट क्या होता है। ठीक है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का स्ट्रक्चर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर ग्रेड्स पढ़ेंगे कंक्रीट का एंड स्टील का। ठीक है, स्टील का क्या ग्रेड्स होता है, कंक्रीट का ग्रेड्स क्या होता है, इसका मतलब क्या हो गया, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर लोड एंड लोडिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे एज पर IS 875। ठीक है, IS 875 इंडियन कोड है, उसके अनुसार लोड एंड लोडिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डिज़ाइन बेस्ड ऑन लिमिटेड स्टेट मेथड, फिर इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर्स। तो आज की क्लास में हम लोग खाली इंट्रोडक्शन पे ध्यान देंगे। ठीक है, ये बेसिकली 2 या 3 क्लास लगेगा, 2 या 3 क्लास में ये 1 वीक का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका इंट्रोडक्शन टू आरसीसी। ठीक है, आरसीसी का मतलब क्या हो गया। आरसीसी जैसे कि आप लोग अवेयर होंगे, आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में, इसका फुल फॉर्म होता है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। इसका मतलब क्या है कि आरसीसी बेसिकली 2 चीज़ को मिला के बनता है। पहला आपका हो गया रेनफोर्समेंट, जिसको हम लोग स्टील बार भी बोलते हैं। ठीक है, स्टील बार्स भी बोलते हैं, रिबार्स भी बोला जाता है, सब साइमल्टेनियस नाम है। ठीक है, रेनफोर्समेंट प्लस सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, ये दोनों का अगर हम लोग मिक्स करेंगे तब जाके आपको बनता है आरसीसी। तो सीमेंट कंक्रीट के बारे में भी आप लोग डिटेल में जानते होंगे। सीमेंट कंक्रीट बेसिकली किसको मिला के बनता है, तो बेसिकली इसमें रहता है सीमेंट। ठीक है, उसके एग्रीगेट्स एंड वाटर। इसका मतलब क्या है कि सीमेंट, एग्रीगेट्स और वाटर, ये तीनों को हम लोग मिक्स करेंगे तो सीमेंट कंक्रीट मिलेगा हम लोग को। प्लस उसमें अगर स्टील बार या रेनफोर्समेंट भी मिला देंगे तो हम लोग क्या बन जाएगा, आरसीसी। ठीक है, एग्रीगेट्स में आपका दोनों आ जाएगा, फाइन एग्रीगेट भी और कोर्स एग्रीगेट भी। फाइन एग्रीगेट हो गया सैंड, कोर्स एग्रीगेट हो गया गिट्टी वगैरह। ठीक, वही चीज़ आपका थ्योरी में लिखा हुआ है कि कंक्रीट और स्टील बार ये दोनों को मिक्स करके आपका बनता है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। तो कंक्रीट मिक्सचर हो गया सीमेंट का, सैंड का, एग्रीगेट्स एंड वाटर का। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग आगे समझेंगे कि आखिर जो रेनफोर्समेंट जो छड़ होता है, ठीक है, छड़ ये जो आपको दिख रहा है ये आपका आरसीसी है। ठीक है, आरसीसी हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखें यहाँ पे कंक्रीट में स्टील बार्स डाला जा रहा है। ठीक है, स्टील बार्स को हम लोग रेनफोर्समेंट बोलते हैं। तो आर ये कंक्रीट में जब हम लोग स्टील बार डालते हैं तो आपका आरसीसी बनता है। अब हम लोग स्टील बार डालते क्यों है, ठीक है, क्या इसका नेसेसिटी, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सीमेंट कंक्रीट जो है आपका, ठीक है, सीमेंट कंक्रीट इज वीक इन टेंशन। ठीक है, इट इज वीक इन टेंशन बट स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन। मतलब अगर आप सीमेंट कंक्रीट में, ठीक है, आप इससे कुछ भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मान लीजिए आप एक ऐसा, चलिए ऐसा हम लोग सोचते हैं कि अगर आप ऐसा कोई कॉलम बनाए हैं, ठीक है, अगर उसमें आप कंप्रेसिव फोर्स डालेंगे, ठीक है, ये कोई कॉलम है, ठीक है, उसमें अगर आप कंप्रेसिव फोर्स डालेंगे तो
क्योंकि कंप्रेशन में काफ़ी स्ट्रांग होता है कंक्रीट, तो ये आराम से इसको क्या करता है, कैरी कर लेता है। ठीक है, कंप्रेशन में काफ़ी स्ट्रांग होता है कंक्रीट। लेकिन अगर आप कोई मान लीजिए बीम बना रहे हैं, ठीक है, बीम बनाए, उसमें अगर आप ये फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बीम थोड़ा बेंड करेगा तो इसमें टेंशन होगा। ठीक है, मतलब ये पार्ट जो थोड़ा सा और ये क्या हो रहा है, नीचे वाला पार्ट और ये हो रहा है, एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, ये फैल रहा है, तो इसमें क्या होगा, टेंशन आएगा। तो टेंशन आएगा तो टेंशन में क्या होता है, कंक्रीट वीक होता है, जिसके कारण क्या होता है, चांसेस होता है कि आपका कंक्रीट जो है वो ऐसे से क्रैक कर जाए। ठीक है, क्रैक कर जाए। फिर तो बस इसी से बचने के लिए कि क्रैक्स हो, तो टेंशन में इसका स्ट्रेंथ हम लोग कैसे डेवलप करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो टेंसाइल जोन में अगर हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे, मतलब स्टील बार प्रोवाइड कर देंगे, तो क्या होता है, अब सीमेंट कंक्रीट आपका बन जाता है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, और उसका स्ट्रेंथ जो है कंप्रेशन और टेंशन दोनों में स्ट्रांग, ये दोनों में अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ लिखा हुआ है, वाई डू वी यूज़ आरसीसी। तो हम लोग पता है कंक्रीट जो है वो स्ट्रांग होता है कंप्रेशन में, लेकिन वीक होता है टेंशन में। तो स्टील जो है वो टेंशन में स्ट्रांग होता है। तो बाय कंबाइनिंग देम वी गेट अ मटेरियल दैट इज स्ट्रांग इन बोथ टेंशन एंड कंप्रेशन। तो दोनों अगर कंबाइन हम लोग कर देंगे तो स्टील आपका टेंशन और कंप्रेशन दोनों में स्ट्रांग हो जाएगा। क्लियर है, ये बेसिक फंडा है। अब आगे देखते हैं आरसीसी को हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो ऐसे तो उसका वास्ट यूसेज है, बहुत जगह यूज़ करते हैं आरसीसी को। ठीक है, वास्ट यूसेज है। कुछ कॉमन जगह है वो हम लोग देख लेते हैं, जैसे बीम हो गया, कॉलम हो गया, स्लैब हो गया, फुटिंग्स हो गया, ब्रिज हो गया, डैम हो गया। फिगर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए बीम में आरसीसी यूज़ हुआ है, कॉलम में भी आरसीसी यूज़ हुआ है, स्लैब, ये स्लैब टॉप स्लैब, ये बॉटम स्लैब, दोनों में आरसीसी हम यूज़ किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो मोस्ट कॉमन यूज़ है। कोई भी स्ट्रक्चर्स बनता है तो ये सब चीज़ जो है, बीम हो गया, कॉलम हो गया, स्लैब हो गया, ये तीनों में आरसीसी ही यूज़ होता है। क्लियर है, उसका ब्रिज देखिए, ये पूरा कंक्रीट का ब्रिज है, यहाँ पे भी आपका आरसीसी यूज़ हुआ है। फिर ये कंक्रीट का डैम है, ये डैम पूरा कंक्रीट का बना हुआ है। ठीक है, ये कंक्रीट का डैम बना हुआ है। बेसिकली ये डैम आपका म्यांमार में है, ये कंक्रीट का डैम है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे भी कंक्रीट यूज़ हुआ है। तो इससे हम लोग को ये समझ में आता है कि कंक्रीट का काफ़ी वास्ट यूज़ है। कहा जाता है कि अगर पूरा कंस्ट्रक्शंस का हम लोग बात करें, जितना कंस्ट्रक्शन होता है उसमें 60% हिस्सा जो आपका कंक्रीट और स्टील का ही होता है। ठीक है, कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो 100% में 60% हिस्सा इसी में लाई करता है। इससे हम लोग को समझ में आ रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट होता है आपका आरसीसी। ठीक है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। क्लियर है, अब बेनिफिट्स ऑफ आरसीसी के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या क्या बेनिफिट्स है, क्यों आरसीसी हम लोग यूज़ करते हैं। पहला चीज़ कि ये हाई स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। दूसरा, इसका लाइफ काफ़ी लॉन्ग रहता है। ठीक है, लॉन्ग लाइफ। कंक्रीट हार्डन्स विथ एज। ठीक है, कंक्रीट जो है और हार्ड होते जाता है एज के साथ साथ। ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता है और वो बाकी सब इंस्ट्रूमेंट, बाकी जितना भी आपका मटेरियल है, बिल्डिंग मटेरियल, वो धीरे धीरे क्या होगा, वीक होगा। लेकिन कंक्रीट के साथ ऐसा केस नहीं है, इट हार्डन्स विथ एज, एज के साथ और स्ट्रांग होते जाता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। क्लियर। तीसरा, फायर रेजिस्टेंट रहता है आरसीसी। ठीक है, फायर को वैसा कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है आरसीसी में, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। कैन बी सेव्ड इजली इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। अलग अलग फॉर्म में कंक्रीट को हम लोग डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ब्रिज के फॉर्म में हम लोग कंक्रीट को डाल दिए, यहाँ डैम के फॉर्म में डाल दिए, यहाँ कॉलम, बीम, मतलब कोई भी शेप में हम लोग डाल सकते हैं आरसीसी को। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है आरसीसी का। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव, ज़्यादा पैसा इसमें नहीं लगता है, ये भी मेन कारण है कि आरसीसी का इतना यूज़ होता है। ठीक है, इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, दैट इज़ ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। ठीक है, कंक्रीट के ग्रेड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो होता क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो कंक्रीट इज अवेलेबल इन डिफरेंट ग्रेड्स डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ के अनुसार, स्ट्रेंथ कौन सा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के अनुसार जो है ये अलग अलग ग्रेड में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, मतलब जिसका ग्रेड ज़्यादा है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जिसका ग्रेड कम है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम है। तो अलग अलग ग्रेड में हम लोग डिवाइड करते हैं। जैसे हो गया M15 हो गया, M20 हो गया,
M25 हो गया। ये सब ग्रेड मतलब कंक्रीट का ऐसे हम लोग लिखते हैं M15, M20, M25, M30, M35, तो ये सब ग्रेड हो गया। एनसो M80, बहुत सारा ग्रेड रहता है, ठीक है। तो जैसे जैसे स्ट्रेंथ इसका इंक्रीज कर रहा है, जैसे M15 ग्रेड का कंक्रीट है उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगा M20 का, ठीक है, उससे ज़्यादा रहेगा M25 का, उससे ज़्यादा रहेगा M30 का, ठीक है। मतलब जैसे जैसे ग्रेड इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे स्ट्रेंथ भी इंक्रीज कर रहा है। अब हम लोग समझते हैं M15, M20 ये सब क्या हो गया। M जो है इसका मतलब होता है मिक्स, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है मिक्स। और ये जो 15 है, 15 मतलब क्या हो गया, 15 जो है आपका ये 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये हो गया आपका स्ट्रेंथ, ठीक है। ये क्या हो गया, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। ये क्या हो गया, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कब, आफ्टर 28 डेज, ठीक है, आफ्टर 28 डेज। मतलब जब आप कंक्रीट को कोई शेप में डालें तो 28 दिन के बाद उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिनिमम कितना होना चाहिए, 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हम लोग को ये पता है कि क्योंकि कंक्रीट तो आपका किससे बनता है, तो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट से, ठीक है। तो जब हम लोग सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट से ही बना रहे हैं कंक्रीट को, तो अलग अलग ग्रेड कैसे आ जा रहा है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है उसका मिक्सिंग में, ठीक है, उसका मिक्स रेशियो में, ठीक है, उसका मिक्स रेशियो पर डिपेंड करता है। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो हम लोग का IS कोड कुछ मिक्स रेशियो दे दिया है, ठीक है, कुछ कुछ ग्रेड का, जैसे ये तीनों ग्रेड का हम लोग को मिक्स रेशियो पता है, और भी कुछ कुछ है M5, M10, M15, ये सब का हम लोग को मिक्स रेशियो पता है। मिक्स रेशियो क्या होता है, M15 जैसे ग्रेड है, ठीक है, M15 मतलब M इज़ फॉर मिक्स, 15 क्या हो गया, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज, क्लियर है। अब इसका मिक्स रेशियो है 1:2:4, 1:2:4 मतलब क्या हो गया, एक हिस्सा सीमेंट का होगा, 2 हिस्सा सैंड का होगा, एग्रीगेट का 4 हिस्सा होगा, ठीक है। एग्रीगेट मतलब गिट्टी यहाँ पे, ठीक है। सैंड अगर दे दिया तो ये तो फाइन एग्रीगेट हो गया, ये हो गया कोर्स एग्रीगेट, फिर ऐसे भी आप समझ सकते हैं। मान लीजिए 1 kg आप सीमेंट लिए, ठीक है, 1 kg सीमेंट लिए तो 2 kg आप सैंड लेंगे, ठीक है, और 4 kg क्या लेंगे, गिट्टी, यानी कोर्स एग्रीगेट, ठीक है, कोर्स एग्रीगेट। अब इसको मिक्स करेंगे प्लस उसमें वाटर भी मिक्स कर दिए, तो जो आपको कंक्रीट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं M15, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, M15। तो M15 क्यों बोलेंगे, क्योंकि इससे बनने के बाद, ठीक है, इससे जो आपका कंक्रीट बनेगा 1 kg सीमेंट मिला है, 2 kg सैंड मिला है, प्लस 4 kg कोर्स एग्रीगेट मिला है और वाटर, तो इसको मिला के जो हम लोग कंक्रीट बनाए, ठीक है, इसको मिला के कंक्रीट बनाए, उसके बाद 28 दिन में उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, 28 डेज, आफ्टर 28 डेज अगर इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम लोग चेक किए तो मिनिमम, कम से कम मिनिमम इसका 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेंथ होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग का IS कोड ये रिकमेंड करता है कि इस रेशियो में अगर आप कंक्रीट बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, M15 ग्रेड का कंक्रीट बोलेंगे, और उसका मिनिमम स्ट्रेंथ कितना होगा, 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। वैसे M20 के लिए मिक्स रेशियो दिया 1:1.5:3, मतलब एक हिस्सा आप सीमेंट का मिलाएंगे, 1.5 हिस्सा मिलाएंगे सैंड का, और 3 हिस्सा मिलाएंगे एग्रीगेट का, तब जाके जो कंक्रीट बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे M20, ठीक है, M20 ग्रेड का कंक्रीट बोलेंगे, और उसका मिनिमम स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा। अब ये मिनिमम स्ट्रेंथ है, मतलब इतना तो आप अचीव करना ही है, इससे ज़्यादा हो सकता है कि आपका 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ जाए इसका स्ट्रेंथ, हो सकता है 27 भी आ जाए, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम लोग चेक किस में करते हैं, तो CTM में चेक करते हैं, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। हम लोग UTM में भी चेक कर सकते हैं, UTM होता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। CTM हो गया कंप्रेशन के लिए बस, UTM हो गया कंप्रेशन और टेंशन दोनों के लिए, ठीक है, ये दोनों में हम लोग चेक कर सकते हैं स्ट्रेंथ। M25 है, M25 ग्रेड है, उसका मिक्स रेशियो दिया हुआ है, ये सब IS कोड में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मिक्स रेशियो है 1:1:2, इसका मतलब एक हिस्सा आप सीमेंट मिलाएंगे, एक हिस्सा सैंड मिलाएंगे और 2 हिस्सा कोर्स एग्रीगेट मिलाएंगे,
तब जाके जो कंक्रीट मिलेगा वो होगा आपका M25 ग्रेड का कंक्रीट। इसका मिनिमम स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा 25 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे भी ग्रेड होता है, M30 भी होता है, M35 भी होता है, मिट्टी तक होता है, उससे भी ज़्यादा अपग्रेड आ गया। ठीक है, तो जैसे जैसे समय भी तरह और भी बदलाव आते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक जो आपका था जिसका हम लोग को मिक्स रेशियो पता है, आपको अगर बोला जाए कि M15 ग्रेड का कंक्रीट बनाना है तो आप ऑब्वियसली बना लेंगे आराम से। ठीक है, क्योंकि आपको रेशियो पता है कितना रेशियो में ये सब मिलाना है सीमेंट एंड एग्रीगेट का। ठीक है, तो ये आप आराम से बना लेंगे, M20 बना लेंगे, M25 बना लेंगे। तो ये चूंकि इसका हम लोग को मिक्स रेशियो पता है, इसलिए सबको क्या बोलते हैं, नॉमिनल मिक्स। ठीक है, नॉमिनल मिक्स। ठीक है, इसका हम लोग को मिक्स रेशियो पता है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल मिक्स। इसके आगे का जितना ग्रेड रहता है उसको हम लोग बोलते हैं डिज़ाइन मिक्स। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिज़ाइन मिक्स। डिज़ाइन मिक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो हम लोग को खुद डिज़ाइन करके देखना पड़ता है कि हम लोग उस स्ट्रेंथ को अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। डिज़ाइन करने का भी तरीका होता है। ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है ना, तो वो तरीका होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग को इतना ही जानना है कि नॉमिनल मिक्स किसको बोलते हैं, डिज़ाइन मिक्स किसको बोलते हैं। डिज़ाइन मिक्स का आपको IS कोड में रेशियो दिया हुआ नहीं है। ठीक है, IS कोड में रेशियो दिया हुआ नहीं है, ये IS कोड में हम लोग को पता है, इसलिए हम लोग इजीली इस ग्रेड का कंक्रीट को बना सकते हैं। ठीक है, अभी का लेटेस्ट IS कोड कौन सा है, तो IS 456/2000। तो ये हम लोग IS कोड अभी फॉलो कर रहे हैं, ये सबसे लेटेस्ट IS कोड है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर यूसेज का बात करें तो M15 जो है तो उसमें हम लोग रेनफोर्समेंट नहीं डालते हैं। M15 बहुत बेसिक ग्रेड हो गया कंक्रीट का। ठीक है, इसमें ये हम लोग प्लेन सीमेंट कंक्रीट का जहाँ पे वर्क होता है वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लोग मतलब इसको बोला जाता है M15 जो है वो कंपेटिबल नहीं होता है RCC के लिए। ठीक है, M20 एंड अबव, M20 और उससे ज़्यादा ग्रेड का कंक्रीट में हम लोग RCC यूज़ कर सकते हैं, मतलब रेनफोर्समेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यूज इन RCC स्ट्रक्चर्स लाइक बीम, कॉलम, स्लैब। ठीक, तो M20 मिनिमम ग्रेड हो गया जिसमें हम लोग RCC यूज़ कर सकते हैं एज पर IS कोड। IS कोड कहता है कि अगर आप लोग को RCC स्ट्रक्चर बनाना है तो M20 मिनिमम ग्रेड होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप M15 में जो है आप ये RCC स्ट्रक्चर बना दें। ठीक है, मिनिमम ग्रेड होना चाहिए आपका M20। कुछ इजी ट्रिक दिया हुआ है यहाँ पे, हायर द नंबर स्ट्रॉन्गर द कंक्रीट। तो जितना ग्रेड का आपका नंबर हायर होगा उतना स्ट्रांग होगा कंक्रीट। ठीक है, अगर हम लोग M40 का बात करेंगे तो इसका मतलब इसका स्ट्रेंथ कितना हो गया, 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये कौन सा स्ट्रेंथ है, कंप्रेसिव की टेंसाइल, ऑब्वियसली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी कम होता है कंक्रीट का। उसके बाद उसमें रेनफोर्समेंट हम लोग मिला के क्या करते हैं, उसका स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। जितना हायर नंबर उतना स्ट्रॉन्गर कंक्रीट। अब वैसे ही हम लोग स्टील का भी ग्रेड डिवाइड करते हैं। ठीक है, स्टील का ग्रेड क्या होता है, स्टील का ग्रेड भी वही बताता है कि आपका स्टील बार जो है वो कितना स्ट्रांग है, मतलब रेनफोर्समेंट कितना स्ट्रांग है। ठीक है, स्पेशली इन टेंशन पुलिंग फोर्स। मतलब मान लीजिए आप ये स्टील का एक रॉड ले लिए। ठीक है, अब इसको दोनों साइड से आप खींच रहे हैं। ठीक है, पुल कर रहे हैं, तो पुल कर रहे हैं तो इसका जो स्ट्रेंथ होगा यील्ड स्ट्रेंथ। जनरली हम लोग स्टील का जब भी बात करेंगे तो यील्ड स्ट्रेंथ का बात करेंगे। ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है ये हम लोग को समझना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि इसी के अनुसार हम लोग ग्रेड डिवाइड करते हैं। जैसे हम लोग को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता था, कंक्रीट का ग्रेड जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं तो बेस्ड ऑन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिवाइड करते हैं, लेकिन जब स्टील का हम लोग बात करेंगे तो यील्ड स्ट्रेंथ का बात करेंगे। ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, सेम वही है। मान लीजिए आप स्टील का कोई बार ले लिए हैं, इसको दोनों तरफ से पुल कर रहे हैं। ठीक है, पुल किए तो हो सकता है आपका स्टील थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ गया, उसके बाद अचानक से आप फोर्स को हटा दिए। ठीक है, ये जो पी लग रहा था दोनों साइड से जिससे हम लोग पुल कर रहे थे उसको आप हटा दिए। ठीक है, तो हटा दिए तो चूंकि ये थोड़ा सा बड़ा तो क्या होगा, फिर अपना ओरिजिनल पोजीशन में ये आ जाएगा। ठीक है, मतलब जितना इस समय तक तो ये इलास्टिक था, ये थोड़ा सा खींचे फिर अपना पोजीशन में ये आ गया।
लेकिन एक समय ऐसा आता है कि स्टील जो है आपका बहुत ज़्यादा हम लोग पुल कर दिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा पुल कर दिए तो इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है, ठीक है, परमानेंट डिफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है कि ये अपने शेप को फिर से रिगेन नहीं कर पाएगा, ठीक है, शेप को फिर से रिगेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। हो सकता है आपका स्टील बार जो है बहुत ज़्यादा खिंचा गया, ठीक है, जितना पहले छोटा था अभी काफ़ी बड़ा हो गया। उसके फिर जब हम लोग फोर्स को हटा रहे हैं, मतलब ये पी जो है इसको हटा दिए, तो हटा दिए, दोनों साइड से लग रहा था, तो भी अपना शेप को रिगेन नहीं कर पा रहा है, मतलब इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया। तो वैसा मतलब वो आपका लिमिट, ठीक है, वो आपका स्ट्रेंथ जहाँ पे परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है उसको बोलते हैं यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। मतलब यील्ड स्ट्रेंथ का मतलब इतना हम लोग स्ट्रेस लगा दिए, इतना हम लोग स्ट्रेस लगा दिए कि उसके बाद परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा, ठीक है, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। तो वो जो पॉइंट है जिसके बाद परमानेंट डिफॉर्मेशन आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें ग्रेड का, जैसे Fe250 ये स्टील का ग्रेड का इस टाइप का रहता है, Fe250 हो गया, Fe415 हो गया, Fe500 हो गया, Fe550, Fe600, इस टाइप का आपका ग्रेड रहता है। तो Fe250 जो हो गया, अब ये Fe250 Fe जो हो गया, Fe केमिकल सिंबल ऑफ स्टील, ठीक है, इट इज केमिकल सिंबल ऑफ स्टील। 250 क्या हो गया, इसका यील्ड स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है, 250 इज इट्स यील्ड स्ट्रेंथ, मतलब 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर का अगर आप पुल कर देते हैं, ठीक है, इस मतलब इतना आप पुल कर देते हैं 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर का, तो क्या होगा, इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा इस ग्रेड ऑफ स्टील को, ठीक है। वैसे ही Fe415 भी है, इसका यील्ड स्ट्रेंथ कितना हो गया, 415 हो गया, ठीक है। Fe250 को हम लोग माइल्ड स्टील भी बोलते हैं, Fe415 को बोलते हैं HYSD बार्स, ठीक है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स, ठीक है। Fe250 हो गया माइल्ड स्टील, Fe415 हो गया HYSD बार्स, ठीक। इसका यील्ड स्ट्रेंथ कितना होता है, 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मतलब इतना स्ट्रेंथ अगर आप खींच लिए तो इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। वैसे ही Fe500 है, इसका यील्ड स्ट्रेंथ हो गया 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। Fe550 टू Fe600, इसका यील्ड स्ट्रेंथ लाई करता है 550 से 600 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बीच। अगर यूसेज का बात करें तो Fe250 माइल्ड रहता है, माइल्ड स्टील इसको बोलते हैं, तो इसका लाइट स्ट्रक्चर में यूज़ होता है। बेसिकली ये ऑब्सोल्यूट हो गया, अब यूज़ नहीं होता है आपका स्ट्रक्चर्स में। 1960 तक बहुत यूज़ होता था, उसके बाद से इसको यूज़ करना मतलब कि नियरली ख़त्म ही कर दिया गया, कहीं कहीं में भी यूज़ हो जाता होगा। अभी हम लोग यूज़ करते हैं Fe415 यूज़ करते हैं, TMT बार यूज़ करते हैं, ये सब करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, RCC में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है Fe415 HYSD बार, ठीक है, इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है इसीलिए इसको हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। Fe500 हाई राइज बिल्डिंग में यूज़ होता है। Fe550 काफ़ी हैवी स्ट्रक्चर जैसे कि ब्रिज हो गया, डैम हो गया, वहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। Fe हो गया आयरन का केमिकल सिंबल, ठीक है। 415 हो गया यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। हायर द ग्रेड स्ट्रॉन्गर द स्टील, जैसे जैसे ग्रेड बढ़ेगा वैसे वैसे स्टील स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, ठीक है। Fe415 Fe500 are most commonly used in RCC work. Stronger grades are used for heavy and high rise buildings. आगे हम लोग देखते हैं, क्योंकि मेरा लैपटॉप का चार्ज खत्म हो रहा है तो जल्दी जल्दी हम लोग लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, ठीक है। लोड एंड लोडिंग स्टैंडर्ड्स, इसके बारे में समझेंगे। यहाँ पे एक दिया हुआ है IS 875, ठीक है। IS 875 आपका IS कोड है, ठीक है। ये आपको बताता है कि आपको कितना लोड कंसिडर करना है अगर आप कोई कंक्रीट का स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, ठीक है। जैसे आप कोई बिल्डिंग ही डिज़ाइन कर रहे हैं, तो बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं, तो बिल्डिंग डिज़ाइन करने के लिए हम लोग का सबसे पहला काम क्या है कि उसमें क्या क्या लोड आ रहा है, ये हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि लोड पता रहेगा उसी हिसाब से ना हम लोग स्ट्रेंथ डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये IS कोड जो है IS 875, ये आपका बताता है
ठीक है, कि आपको कितना लोड कंसिडर करना है। क्लियर है, आईएस कोड है, ये बताता है कि कोई भी आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो आपको कितना लोड कंसिडर करना है, और ये इंश्योर करता है कि आपका बिल्डिंग जो है वो सेफ रहेगा, ठीक है, स्टेबल रहेगा। ये इंश्योर करता है आईएस कोड कि अगर आप इसके अनुसार बिल्डिंग को डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका बिल्डिंग सेफ रहेगा। क्लियर। तो आईएस कोड के अनुसार क्या क्या टाइप्स ऑफ लोड रहता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आईएस 875 को 5 पार्ट में डिवाइड किया है। इट इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंट लोड टाइप्स। ठीक है, तो सबसे पहले आईएस 875 पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में आपका डेड लोड के बारे में डिस्कस किया गया। डेड लोड क्या होता है? ये परमानेंट और स्टैटिक लोड रहता है, ठीक है, जो कभी चेंज नहीं होने वाला है। जैसे अगर कोई बिल्डिंग डिज़ाइन की है तो वहाँ पे वॉल तो अपने जगह पे रहेगा, फ्लोर अपने जगह पे रहेगा, रूफ अपने जगह पे रहेगा, ठीक है, तो ये सब का भी वेट होता है। तो जितना भी वॉल हो गया आपका, रूफ हो गया, ठीक है, फ्लोर हो गया, ये सब का वेट तो हमेशा लगेगा, तो उसको हम लोग परमानेंट या फिर स्टैटिक लोड बोलते हैं। मतलब उतना ही लोड हमेशा लगेगा जीवन काल में, ठीक है, तो उसको हम लोग डेड लोड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लोड टाइप क्या हो गया? डेड लोड। सेकेंड पार्ट में आईएस 875 का सेकेंड पार्ट में डिस्कस किया गया लाइव लोड के बारे में। तो लाइव लोड क्या होता है? मूविंग और टेम्प्रोरी लोड, ठीक है, वैसा लोड जो कि एक जगह नहीं लग रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, टेम्प्रोरी लोड है। जैसे इंसान हो गया, हम है अभी इस रूम में है, फिर उसके बाद दूसरे रूम में चले गए, तीसरे रूम में चले गए, किचन में कभी चले गए, तो ये सब लोड जो है एक जैसा लग नहीं रहा है, ये टेम्प्रोरी लोड है, मूविंग लोड है। फर्नीचर भी है, जैसे अभी हम ये वीडियो बना रहे हैं तो जो टेबल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अभी उसको स्टडी टेबल है मेरा, उसको इस रूम में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अभी उस रूम में यूज़ करेंगे, तो वो भी फर्नीचर भी क्या होता है? मूव करता है। जो चेयर हम यूज़ कर रहे हैं उसको दूसरे रूम में ले जाएंगे तो वो भी मूव कर रहा है। तो ये सब को टेम्प्रोरी या फिर मूविंग लोड्स बोलते हैं, ठीक है। पार्ट 3 आपको बताता है विंड लोड के बारे में। तो विंड जो आपका लोड लगाता है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स वगैरह होता है, उसमें हवा भी जो है अच्छा खासा लोड लगा लेता है, तो उसको भी कंसिडर करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, उसको कंसिडर करते हैं ड्यूरिंग द डिजाइनिंग ऑफ एनी स्ट्रक्चर। पार्ट 4 आपका स्नो लोड बताता है, के बारे में डिस्कस करता है। स्नो लोड वैसा जगह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कंसिडर करना जहाँ पे काफ़ी स्नो पड़ता है। स्नोवी रीजन जो हो गया, जैसे हम लोग का हो गया हिमालयन रीजन जितना भी है, कश्मीर वगैरह आ गया, ठीक है, तो वहाँ पे स्नो पड़ता है, तो वहाँ पे स्नो लोड आप देखते होंगे, छत पूरा ढका रहता है स्नो से, तो वहाँ पे स्नो कंसिडर करना काफ़ी ज़रूरी है। पार्ट 5 आपको बताता है स्पेशल लोड के बारे में। स्पेशल लोड जैसे हो गया अर्थक्वेक, अचानक से अर्थक्वेक आया तो वो अपना लोड लगा देगा, तो उसको भी हम लोग कंसिडर करना जरूरी है। इम्पैक्ट लोड हो गया, एक्सपल्सन हो गया, वोल्केनो इरप्शन के कारण भी कोई लोड आ सकता है, एक्सप्लोजन हो गया, इम्पैक्ट लोड हो गया, तो ये सब को भी हम लोग कुछ अमाउंट कंसिडर करते हैं। तो ये हो गया टाइप ऑफ लोड एज पर आईएस 875। I hope you liked the lecture. Thank you so much. Kindly like and subscribe my channel in order to get such lectures. Thank you so much. This is all for today.